वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब न्यूटन्स लॉ को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे कंसेप्चुअल डेप्थ जो है हम लोगों का बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें समझी, फिर बाद में हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप किया, फिर हम लोगों ने कांस्टेंट इक्वेशन सीखे और अब मुझे लगता है कि एक नया कंसेप्ट आपको देने की ज़रूरत आन पड़ी है। आप आज जो सीखने जा रहे हैं उसको हम कह सकते हैं कि जब आप ऑब्जर्वर को बदल देंगे, जब आप किसी भी फेनोमेनन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक नए नज़रिए से देखेंगे, कहीं किसी और जगह से देखेंगे, तो आप इन फॉर्मूलों में किस प्रकार से चेंज लाएंगे और आप खुद समझ लीजिए कि हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। तो इस ऑब्जेक्ट को दो लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला एक जो ऑब्जर्वर है O1, ये रेस्ट में ये देख रहा, और दूसरा एक ऑब्जर्वर O2 है जो इधर की ओर a एक्सेलरेशन से दौड़ रहा है, वो भी इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे किस ऑब्जर्वर के नजरिए से। यहां पर अब नजरिया बदलने के लिए अब हम लोग सीख रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वर इसको देखता है। सबसे पहले देखिए ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो रेस्ट में नॉर्मली तो हम लोग रेस्ट वाले ही सवाल को बनाते हैं। ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो क्या देखता है भाई? ये देखता है कि यहाँ पे mg n नॉर्मल है, यहाँ पे mg है और वो कहता है n इक्वल टू mg। सो दिस इज द फेनोमेनन सीन बाय दिस ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर कहता है कि यही इक्वेशन रहेगा और बाकी कहीं कुछ एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन से पूछा जाता है कि भाई ऑब्जर्वर 2, ये जो ऑब्जर्वर 2 है, ये जो a एक्सेलरेशन से उधर जा रहा है, इस ऑब्जर्वर से पूछिए कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा, वो ये देखेगा। ध्यान दीजिएगा, ये चलने वाला ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो कहेगा कि ये इधर जा रहा है। आप श्योर है ना? जब आप ट्रेन में आगे की ओर जाते हैं तो बाकी के पेड़ आपको पीछे जाते हुए नजर आते हैं। अगर आप खुद आगे की ओर एक्सेलरेटेड है तो ये ऑब्जेक्ट आपको पीछे की ओर एक्सेलरेटेड नजर आएगी। सो दिस इज सीन बाय O2। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं सीन बाय O2। इस अजीब से ऑब्जर्वर के द्वारा ये M2 देखा जा रहा है। तो M2 को ये देखेगा इधर जाता हुआ और बाकी की चीजें देखेगा ही देखेगा, जैसे N देखेगा, mg देखेगा। अब बताइए तो ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा? ये ऑब्जर्वर कहेगा कि भैया n इक्वल टू mg है, वो तो ठीक है, परंतु ये एक्सेलरेशन आ रहा है। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट पीछे की ओर जा रही है, लेकिन फोर्स नहीं दिख रहा। ये तो सस्पेंस की बात हो गई। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जेक्ट है पीछे की ओर एक्सेलरेटेड है, तो फोर्स दिखना चाहिए था। यहां पे तो हमें लग रहा है कि ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन देख रहा है बट फोर्स नहीं। एक्सेलरेशन बिना फोर्स के, आपको लग रहा है कि यहां गड़बड़ हो गया है। न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से एक्सेलरेशन अगर है तो फोर्स होना चाहिए। इस ऑब्जर्वर को यहां एक्सेलरेशन दिखता है, तो अगर दिखता है तो फोर्स कहां है? कौन सा फोर्स दिखता है? नहीं दिखता। और चीजें एकदम हमने सही बनाई है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि अगर कोई ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड हो, अगर कोई ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड हो, तो दुनिया की सारी चीजें उसको उल्टा एक्सेलरेटेड नजर आती हैं। सही है, लेकिन उन सारी चीजों पर फोर्स तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन के लॉ सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। आजकल बड़े लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं छत पे से कूद के सुसाइड करूंगा। तो मैं छत पे से कूद गया। जैसे ही मैं छत पे से कूदा, रास्ते में जब मैं फ्री फॉल में हूं तो मेरा एक्सेलरेशन g है। तो जब मेरा एक्सेलरेशन g है तो दुनिया की सारी चीजों का एक्सेलरेशन, पेड़ का, छत का, चिड़िया का, सांप का, बिच्छू का, हर चीज का एक्सेलरेशन मुझे ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन उस हर चीज में फोर्स ऊपर कहां देखूंगा मैं? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई हर चीज ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड है तो कौन से फोर्स से एक्सेलरेटेड है? अगर ये बिल्डिंग, जब मैं नीचे जा रहा हूं जी से, तो वो जो बिल्डिंग है जहां से मैं कूदा था वो जी से ऊपर जाएगी, तो उस बिल्डिंग को कौन ऊपर की ओर ले जा रहा है? मुझे क्या समझ में आएगा? कंक्लूजन ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड है
तो उस ऑब्जर्वर को दुनिया की सारी चीजें उल्टी एक्सेलरेटेड नजर आती हैं, लेकिन उसको कोई फोर्स नहीं दिखता। यानी कि ऐसे ऑब्जर्वर को जो खुद एक्सेलरेटेड हो को एक्सेलरेशन नजर आता है, फोर्स नहीं। इसलिए ऐसे ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन का लॉ इनवैलिड होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन से ऑब्जर्वर के लिए? ये गड़बड़ वाला जो ऑब्जर्वर जो खुद एक्सेलरेटेड है। तो इफ ऑब्जर्वर इज, ध्यान दीजिएगा, इफ ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटेड, अगर ऑब्जर्वर खुद ही एक्सेलरेटेड हो, देन न्यूटन्स लॉ इज इनवैलिड फॉर हिम। न्यूटन्स लॉ इज इनवैलिड, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को सारी चीजें एक्सेलरेटेड दिखती हैं, लेकिन फोर्स उसको दिखता ही नहीं है। मतलब बिना फोर्स के एक्सेलरेशन दिखता है, न्यूटन का लॉ इनवैलिड है। इस प्रकार के ऑब्जर्वर को जो खुद एक्सेलरेटेड हो, हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। इसमें आप बहुत टेक्निकल चीजों में ना जाएं। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर वही होता है जो खुद एक्सेलरेटेड होता है। जैसे मैं अगर गिर रहा हूं नीचे फ्री फॉल से, तो मैं एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं। जैसे कि एक ट्रेन अगर एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रही है, तो उस ट्रेन में बैठा हुआ हर आदमी वो एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। इन सारे ऑब्जर्वर्स के लिए न्यूटन का लॉ इनवैलिड होता है। इनर्शियल ऑब्जर्वर कौन है? इनर्शियल ऑब्जर्वर वो है जो एक्सेलरेटेड नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हुई चीजें, रेस्ट में रहने वाली चीजें, ये सारी इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं। इनके लिए न्यूटन का लॉ ठीक है। जैसे आज तक आप पढ़ रहे हैं, सारे सवाल हम लोगों ने बनाए हैं, वो सारे सवाल हम लोगों ने इनर्शियल ऑब्जर्वर के हिसाब से बनाए। लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल हो जाएगा, जैसे ही आप उन चीजों को किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे, बस सारा न्यूटन लॉ गलत हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक टेक्निकल टर्म है डियर स्टूडेंट्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स अटैच्ड विथ एन ऑब्जर्वर। मेरे साथ एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है, मेरे लिए एक्स वाई जेड जो भी है वो सब मेरा फ्रेम है। तो वो कहने की चीजें है ना, फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर आदमी ही होता है, आप समझ लीजिएगा हमेशा। फ्रेम मतलब आदमी, मेरा फ्रेम मतलब मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये सब टेक्निकल टर्म है, उन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डिफिनीशन के बारे में सोचना नहीं है, आपको चीजें समझनी है। अगर आप चीजों को समझ जाएंगे ना, तो आप कुछ भी बोलेंगे वो सही होगा, भले आप नाम गलत बोले। तो ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन्स लॉ इस तरह के ऑब्जर्वर्स के लिए गलत हो गया। क्यों गलत हो गया मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑब्जर्वर जो एक्सेलरेशन में होता है वो सारी चीजों को एक्सेलरेशन में देखता है और फोर्स उसको दिखता नहीं। तो ऐसे ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन लॉ इनवैलिड होता है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या करें हम? ऐसे में क्या करें? अगर हमारा ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन में हो और वो न्यूटन लॉ को लगाना चाहता हो, तो फिर हम क्या करें? हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला तो न्यूटन लॉ इनवैलिड है, आप न्यूटन लॉ को कैंसिल कर दीजिए, हटा दीजिए, वो न्यूटन लॉ यूज नहीं होगा। ये कैसे होगा? फिर न्यूटन लॉ अगर है, वही तो एकमात्र लॉ है हमारे पास, तो इसको इनवैलिड करार करके छांट देना बिल्कुल मुश्किल है, वो नहीं करेंगे। दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास कि ठीक है, न्यूटन लॉ को रहने देते हैं, उसमें थोड़ा सा कोई चेंज वेंज कर देते हैं, बस इसी को एक्सेप्ट करेंगे हम, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। किसको चेंज कर देंगे? न्यूटन लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, लॉ को मॉडिफाई कर देंगे थोड़ा सा, ताकि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए भी न्यूटन के लॉ वैलिड हो जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या चेंज करेंगे आप न्यूटन लॉ में? तो ध्यान दीजिएगा, ये कोई इतना बड़ा लॉ नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, तो फिर ऑब्जर्वर का नियम होता है कि ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन सबको जीरो होना चाहिए। तो इसीलिए ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन को, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को, ऑब्जर्वर के पोजीशन को बाकी बॉडीज में से घटा देते हैं। आपने सीखा ये? तो ध्यान दीजिए कि नियम ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो, ध्यान दीजिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, इफ ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटेड, अगर कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो एंड ऑब्जर्व्स समथिंग, और वो कुछ चीजों को देखने जा रहा हो, तो ध्यान दीजिए एट द बॉडी के ऊपर एड ए फोर्स इक्वल टू एम ए। ध्यान दीजिएगा, एम ए फोर्स पे ध्यान दीजिएगा। एम जो है वो मास ऑफ बॉडी है, बट एक्सेलरेशन ये ऑब्जर्वर का है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर।
और माइनस में ऐड कर दीजिए, यानी जिस बॉडी को वो ऑब्जर्वर देखना चाहता है उस बॉडी पे एक फोर्स लगा दीजिए, अपने से लगा दीजिए, कलम से लगा दीजिए। कितना फोर्स होगी? वो फोर्स ma के बराबर होगी। m क्या होगा? बॉडी का मास होगा। a जो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर होगा। ये जो फोर्स है ma, उसको आप बॉडी के इस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के उल्टे डायरेक्शन में लगाइएगा, और जब आप ये फोर्स लगा देंगे तब ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर सकेगा, तब न्यूटन लॉ वैलिड हो जाएगा। तब ऐसे में तब न्यूटन लॉ वैलिड हो जाएगा। यानी कि आपने थोड़ा सा, मतलब क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई एंटीवायरस वगैरह होता है, वो काम नहीं करता है, उसमें कुछ बग हो गया है या कोई अन्य चीज हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका पैच डाउनलोड कर लेते हैं। उस पैच से वो बग खत्म हो जाता है और फिर प्रोग्राम चालू हो जाता है। तो एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर्स भी एक तरह के बग हैं, उनके लिए न्यूटन के लॉ में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। हम लोग ये वाला पैच अगर रख दें बॉडी में, तो एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर भी न्यूटन्स लॉ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या कीजिएगा आगे से ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो और वो किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हो, तो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के उल्टे डायरेक्शन में बॉडी पे एक फोर्स लगा दीजिएगा ma, अपने से लगा दीजिएगा। वो ma लगाने के बाद बाकी के सारे फोर्स लगाइएगा। अब वो ऑब्जर्वर देख सकता है। जो चीजों को हम लोग जरा समझ लें इस चीज को, अब ध्यान दीजिए, ये जो ma नाम का फोर्स लगाया है आपने, क्या ये ma एक रियल फोर्स है? नहीं, ये रियल फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई? रियल फोर्स वो होता है भैया जो मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी से बने। यहां मास है बॉडी का, एक्सेलरेशन है ऑब्जर्वर का, और डायरेक्शन भी आपने पलटी रखी है, तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट अ रियल फोर्स। ये रियल फोर्स नहीं है, ये एक कागजी फोर्स है, और इसको हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। स्यूडो मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना? झूठा। स्यूडो मतलब झूठा होता है, जालसाज होता है। ये एक जालसाज फोर्स है। ये एक ऐसा फोर्स है जो आपको टेक्निकली डाल देना है, कागज पे लिख के डाल देना है, तब जब कोई एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर चीजों को देख रहा हो जैसे। और फिर ये फोर्स तब नहीं लगेगा जब नॉर्मल ऑब्जर्वर देख रहा हो। ध्यान दीजिएगा, अर्थ जो होती है हमारी, अर्थ ये एक तो गोल घूम रही है, आप देख रहे हैं। अर्थ एक मूविंग ऑब्जर्वर है और एक रोटेटिंग ऑब्जर्वर भी है। तो अर्थ जो है हिसाब से तो नॉन इनर्शियल हुई, लेकिन अर्थ इतनी बड़ी है और सारी चीजें अर्थ पे ही हैं, तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए अर्थ को नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर न मान के हम लोग इनर्शियल ऑब्जर्वर ही मान लेते हैं, लेकिन टेक्निकली अर्थ एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो एनीवे, अब जो चीजें हमने समझा दी आपको, उन चीजों को जब तक मैं यूज नहीं करूंगा तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ऑब्जर्वर पे ध्यान दीजिए। अगर आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा हो तो पहले स्यूडो फोर्स लगा दीजिए। पहला फोर्स होगा स्यूडो फोर्स, और इसके बाद आपको जो मनावे सो फोर्स लगाइए। जैसे क्वेश्चन है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मास m रखा हुआ है और यहां एक ऑब्जर्वर है जो इधर की ओर एक्सेलरेटेड है। इस ऑब्जर्वर के लिए इसको एनालाइज करें। तो ध्यान दीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं सीन बाई ओ। ऑब्जर्वर गड़बड़ है, ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं है। क्या करेंगे? पहला फोर्स, पहले वैलिडिटी कीजिए, पहले बग हटाइए, न्यूटन लॉ के अंदर जो गड़बड़ी पैदा हो गई उसको ठीक कीजिए। तो ये ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो इसके ठीक उल्टे साइड में ma एक फोर्स लगा दीजिए। ये एक स्यूडो फोर्स है, ये रियल फोर्स नहीं है। इस फोर्स को हमने सिर्फ इसलिए लगाया ताकि ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन इसको देख सके। अब ये देख सकता है। अब आगे बढ़िए, अब बाकी के फोर्सेस लगा दीजिए। बाकी के फोर्सेस हैं m, mg, और जब फोर्स लग गया तब पूछिए कि भैया तुमको ये किधर जाता हुआ नजर आता है? तो ये कहेगा कि भाई, ये ऑब्जर्वर तो कहेगा कि ये मास इधर जा रहा है। कहेगा कि नहीं? बताइए, ये कौन देख रहा है? चूंकि ऑब्जर्वर ओ देख रहा है, इसलिए ऑब्जर्वर ओ को एक्सेलरेशन इधर लगेगा ना, तो वो भी लिखिए, क्योंकि आप एक्सेलरेशन एज्यूम करते हैं। अब जब आपने लिखा, अब देखिए कि क्या सब ठीक है। तो हाँ, n इक्वल टू mg ठीक है और ma इक्वल टू ma सही है। ये फोर्स
इक्वल टू एम ए, सही है ना? अब सही है। मतलब ये ऑब्जर्वर पहले गलत देख रहा था, लेकिन अब जो है ये एम ए लगाने के बाद हमारा ये ऑब्जर्वर अब सही सही ऑब्जर्व करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर को से उसकी निगाह से चीजों को देखने की जरूरत पड़ेगी तो आप हमेशा पहले स्यूडो फोर्स लगाइएगा। स्यूडो फोर्स क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर लीजिएगा, मास ऑफ द बॉडी ले लीजिएगा और एक्सेलरेशन के उल्टे डायरेक्शन में वो फोर्स लगा दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, चूंकि इसमें मास ऑफ द बॉडी है, इसलिए 4-5 बॉडियों को अगर हम देखेंगे तो सब में अलग अलग स्यूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि उसमें मास ऑफ द बॉडी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर तो एक ही होता है। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर एक ही है, फिर भी अलग अलग बॉडीज हैं, मास अलग अलग है, तो सब पे अलग अलग स्यूडो फोर्स लगेगा। हालांकि सारे स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, परंतु सबका मास चूंकि बॉडी का अलग हो जाता है, इसलिए स्यूडो फोर्स बदल जाएगा। तो स्यूडो फोर्स पे ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और इंटू डायरेक्शन होगा उसका ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन का उल्टा। अभी भी मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से इसको पचा नहीं पाए हैं। चलिए हम लोग एक और सवाल लेंगे, एक क्या भी कई सवाल लेंगे। चलिए इस बार हम लोग 2 ऑब्जेक्ट्स को सटा लेते हैं। ये एक सटाया, ये एक और मास को सटाया, ये m1 है, ये m2 है, और यहां से एक ऑब्जर्वर है जो उधर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जर्वर उधर जा रहा है। इस ऑब्जर्वर से पूछिए कि भैया इन दोनों के बीच में नॉर्मल बताओ। ध्यान दीजिए, इस ऑब्जर्वर से हमने क्या पूछा? नॉर्मल बताओ। आपसे नहीं पूछा, इससे पूछा है। आपको इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जर्वर तो एक्सेलरेटेड है, ये न्यूटन लॉ को वैलिड नहीं करार दे सकता। तो इस ऑब्जर्वर को न्यूटन लॉ अप्लाई करने के लिए पहले पैच डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पहले स्यूडो फोर्स लगा दीजिए। स्यूडो फोर्स होगा, इस पे लगेगा m1a, इस पे लगेगा m2a। ये दोनों क्या फोर्स हैं? ये स्यूडो फोर्स हैं। ये पहले लगेंगे, पहला फोर्स स्यूडो फोर्स होगा। और जब आपने ये लगा दिया, अब आप न्यूटन लॉ यूज करिए। न्यूटन लॉ यूज करिए तो उसमें आप जानते हैं कि इसको n1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे m1g लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको n2 लिखना पड़ेगा, यहाँ m2g लिखना पड़ेगा, और ये दोनों भी आपस में एक नॉर्मल लगाते हैं ना, उसको n कह दीजिए, और सॉरी ये n आपको इधर से लगेगा। क्लियर? n, एक n दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स, वही n बताना है आपको। अब जब आपने फोर्स लगा दिए तो एक स्टेप और बचा है। इस ऑब्जर्वर से पूछिए कि भैया तुमको क्या ये रेस्ट में नजर आते हैं? ये ऑब्जर्वर कहेगा नहीं, रेस्ट में कैसे नजर आएंगे? क्योंकि वो खुद उधर एक्सेलरेटेड है, इसलिए उसको सारी चीजें पीछे की ओर एक्सेलरेटेड नजर आएंगी, इसलिए उसको सब इधर की ओर जाते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो इसको नजर आता है। ये फोर्सेस, ये सब कुछ वही है जो इसको नजर आता है। आपको ये फोर्स नजर नहीं आएगा, आपको ये भी नजर नहीं आएगा। आपको कहूंगा मैं कि आप अपने जगह पे बैठे हुए हैं और आप इस चीज को खींचिए, तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे? यहां पे मैं लिख रहा हूं कि आप क्या करेंगे इसमें। तो ध्यान दीजिए कि आप ऐसे बनाएंगे, ये रहा तो आप लिखेंगे, ये रहा n1, यहां पे हो गया m1g, यहां पे लिखेंगे आप n2, ये हो गया m2g, इधर हो गया n, इधर हो गया n। कोई एक्सेलरेशन आप नहीं देंगे, क्योंकि आपके हिसाब से ये सिस्टम रेस्ट में है, आप इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं देंगे। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे n1 इक्वल टू m1g, आप लिखेंगे n2 इक्वल टू m2g, और चूंकि एक्सेलरेशन 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए n बराबर 0, ये भी n बराबर 0। दोनों तो नॉर्मल फोर्स ही नहीं है, नॉर्मल, ये आप कहेंगे। ये क्या कहेगा? यहां पे फिर देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जर्वर ए के चलते ये बदल चुका है, इसलिए आइए लिखते हैं। तो n1 इक्वल टू m1g तो ठीक ही कहेगा, n2 इक्वल टू m2g भी ठीक ही कहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कहेगा m1a प्लस n इक्वल टू m1a। ध्यान दीजिए, m1a प्लस n इक्वल टू m1a, m1a कट जाएगा, n बराबर 0। इसको क्या कहेगा? m2a, ध्यान दीजिएगा, यहां कहेगा m2a माइनस n इक्वल टू m2a, m2a माइनस n इधर इधर इक्वल टू m2a, फिर कट जाएगा, n बराबर 0। यानी अब देखिए तो रिजल्ट्स पूरे सेम आ रहे हैं कि नहीं? ये वही है, ये वही है, ये वही है। इसका मतलब है कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर भी सेम रिजल्ट लाए। इसके लिए जरूरी है कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जैसे ही आता है, आपको दिखता है गेम में, तुरंत सब सारी ऑब्जेक्ट्स पे जिसको जिसको वो देखता है, सब पे स्यूडो फोर्स लगा दीजिए।
पहला फोर्स स्यूडो फोर्स होगा, बाकी के फोर्स तब बाद में लगाइएगा। और जब सारे फोर्सेस लग जाएं तो एक बार ध्यान से देखिए, पूछिए कि इस ऑब्जर्वर को ये बॉडीज किधर की ओर जाती नजर आती हैं, तो वहां पे फाइनल एक्सेलरेशन उसका देना पड़ेगा और तब इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। आप कहेंगे कि सर आपने तो बहुत झंझट कर दिया। नहीं, बहुत सारे काम स्यूडो फोर्स से होंगे आसानी से। इस बात को जान लीजिए कि स्यूडो फोर्स कोई नेसेसिटी नहीं है। स्यूडो फोर्स एक खास मैथमेटिकल कंडीशन है, जब आप किसी सिस्टम को किसी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व करते हैं और कोई रिजल्ट आसानी से लाते हैं। जो भी क्वेश्चन आप स्यूडो फोर्स लगा के बना सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप अर्थ फ्रेम से भी बना सकते हैं, परंतु कभी कभी आसानी होती है, कभी कभी जो है ना ये जो चीज़ें हैं स्यूडो फोर्स वाली आपके सवाल को आसान करती हैं। तो आप पूछेंगे कि सर कब कब ऐसा होगा जब ये आसानी होगी, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लगता है आपके इस सिस्टम के अंदर कि एक बड़ी ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर एक छोटी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, या उस बड़ी ऑब्जेक्ट के अंदर एक छोटी ऑब्जेक्ट बैठी हुई है, तो बड़ी ऑब्जेक्ट के चलते छोटी ऑब्जेक्ट में भी मूवमेंट है। अगर इस तरह का मोशन है कि बड़ी ऑब्जेक्ट के ऊपर छोटी ऑब्जेक्ट का मोशन या बड़ी ऑब्जेक्ट के अंदर छोटी ऑब्जेक्ट का मोशन, तो फिर ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि छोटी वाली जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को बड़ी वाली ऑब्जेक्ट के मोशन से के रिस्पेक्ट में देखें। जैसे बकरी दौड़ रही है मान लीजिए, तो बकरी का एक्सेलरेशन क्या है, बकरी कहीं भी दौड़ रही है, कहीं भी एक्सेलरेशन है। बकरी के ऊपर एक मक्खी बैठी है, वो मक्खी अपना अलग से दौड़ रही है। तो अब आप बताइए कि अर्थ फ्रेम से जब आप देखेंगे तो बकरी का एक्सेलरेशन पता नहीं किधर है, मक्खी का एक्सेलरेशन पता नहीं किधर है, उन दोनों एक्सेलरेशन को जोड़ेंगे तब ना आपको नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन मक्खी के मोशन को एनालाइज करने के लिए आप बकरी के फ्रेम से कर दीजिए काम। तो बकरी के फ्रेम से जब आप देखेंगे तो बकरी का एक्सेलरेशन आपको नहीं दिखेगा, तब आपको सिर्फ मक्खी का फ्रेम दिखेगा, मक्खी का एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन वही गड़बड़ है कि चूंकि बकरी एक एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है, इसलिए एक स्यूडो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा कि जब एक बड़ी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटी ऑब्जेक्ट रखी हो या एक बड़ी ऑब्जेक्ट के अंदर एक छोटी ऑब्जेक्ट रखी हो, तो उस छोटी ऑब्जेक्ट का मोशन बड़ी वाली के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ऐसा कर लेंगे तो आपको आसानी होगी, नहीं कर पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तब भी बनेगा। तो ध्यान दीजिए, जस्ट एक कंसेप्ट है और आप धीरे धीरे पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ें जो हैं शुरू में जब स्टूडेंट्स आते हैं 11 में पढ़ने के लिए तो वो इसको बहुत ख़राब मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो सवालों को बनाते हैं तब उनको लगता है कि भाई हाँ ठीक है, काम की चीज़ है। चलिए हम लोग एक सवाल बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लिफ्ट है, आपने सीखा था। इस लिफ्ट में एक पेंडुलम लटका हुआ है मासेम का। अब ये सवाल मैंने बहुत पहले बनाया था। ये सवाल बहुत सिंपल कहता है कि अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है तो टेंशन क्या है। बहुत आसान है। नाउ यू सी, आप देखिए, आप कैसे ऑब्जर्वर है भाई, आप इनर्शियल ऑब्जर्वर है, फर्स्ट क्लास ऑब्जर्वर है। आप कहेंगे आपके लिए न्यूटन लॉ वैलिड है, पूरा वैलिड है, तो आप लिखेंगे टी, आप लिखेंगे mg, और आप कहेंगे कि सर चूंकि ये पूरा बॉडी आगे जा रहा है ऊपर, तो ये भी जा रहा होगा ऊपर, इसलिए आप लिखेंगे t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, एंड t बराबर लिखेंगे m इंटू जी प्लस ए। हो गया, ये तो पहले सवाल आपने बनाया था। लेकिन इसी फ्रेम को, इसी घटना को हम लोग इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। आपसे ध्यान दीजिएगा, फ्रेम एक्सेलरेटेड है, ये जो लिफ्ट है ये खुद एक्सेलरेटेड है। अब मैं इस लिफ्ट से पूछ रहा हूं कि भैया ये टेंशन तुमको कितना दिखता है। तो लिफ्ट कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड। तो लिफ्ट जब इस पेंडुलम को देखेगी तो गड़बड़ हो जाएगा, न्यूटन लॉ नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहला फोर्स क्या लगा देना है इसमें, ये कौन सा फोर्स मैंने लगा दिया, स्यूडो फोर्स। पहला फोर्स यही लगाया। एंड याद रखिए दिस इज सीन बाय लिफ्ट। याद रखिएगा, जब भी आप स्यूडो फोर्स लगाएं जिस बॉडी पे, तो कम से कम एक कर्ली ब्रैकेट देके उसको लिख दे कि इट इज सीन बाय लिफ्ट। सारी चीजें सीन बाय लिफ्ट है, इट्स नॉट सीन बाय यू। तो अब आप स्यूडो फोर्स लगा चुके हैं, अब आप आगे बढ़िए। अब जो नॉर्मल फोर्सेस हैं वो आप लगा दीजिए, टी इक्वल टू एम जी वगैरह लगा दीजिए, आपने लगा दिया। अब इसके बाद पूछिए कि भैया लिफ्ट तुम्हारे हिसाब से ये पेंडुलम किधर जा रहा है। तो लिफ्ट कहेगा कि
मेरे हिसाब से पेंडुलम कहीं नहीं जा रहा है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो पेंडुलम रेस्ट में ही है। समझे आप इस बात को? ट्रेन चल रही है, मैं ट्रेन में बैठा हूं तो मैं भी चल रहा हूं, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में मेरा क्या मोशन है? ट्रेन के रिस्पेक्ट में मेरा कोई मोशन नहीं है, रेस्ट में हूं। इस तरह से ये लिफ्ट जब जा रही है तो ये जो पेंडुलम है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में थोड़ी मोशन में है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0 लेंगे। ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? नाउ लर्न इट टू से AR। AR मतलब एक्सेलरेशन रिलेटिव। अब इस नए एक्सेलरेशन को हम क्या मान लेंगे? AR। AR कितना लिया हमने? 0। मतलब लिफ्ट को लगता है कि ये रेस्ट में है, कर दीजिए। तो चूंकि ये रेस्ट में दिखता है इसको, इसलिए लिख दीजिए T बराबर होगा mg प्लस ma। सो T बराबर होगा m इंटू जी प्लस ए। देखिए आप सेम रिजल्ट आया कि नहीं? तो सिर्फ चीजों को देखने का नजरिया है, नजरिया बदलता है तो तरीके बदल जाते हैं। एक नया फोर्स आता है, एक नया एक्सेलरेशन आता है, और लेकिन रिजल्ट वही आता है। हम लोग चीजों को अब इलेबोरेट करने की स्थिति में हैं। मान लीजिए कि आपसे अब क्वेश्चन पूछा, अब चीजें बढ़ रही हैं, अब ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर एक बड़ी चीज है, उसके अंदर एक छोटी चीज है, या उसके ऊपर एक छोटी चीज है, चल रहे हैं, तो आप छोटी चीज के मोशन को बड़ी चीज से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। तो आइए एक अब की बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस ले लेते हैं। यहाँ पर एक अटवुड मशीन है। ये अटवुड मशीन, ये 2 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम है, और ये अटवुड मशीन खुद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस लिफ्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द लिफ्ट, आपसे नहीं पूछ रहा मैं, लिफ्ट से पूछ रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द लिफ्ट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैंने ये पूछा कि लिफ्ट के हिसाब से 3 kg का एक्सेलरेशन बताइए। लिफ्ट क्या है भाई? लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, तो लिफ्ट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग यहां पे लिख रहे हैं सीन बाय लिफ्ट। पहला काम क्या होगा? स्यूडो फोर्स। कितना होगा? 2 इंटू 4 8 न्यूटन, 3 इंटू 4 12 न्यूटन स्यूडो। मैं इसको गोल कर रहा हूं, गोल माने स्यूडो फोर्स है, ये सबको नहीं दिखता। अब बाकी के फोर्स लगाइए, बाकी के फोर्स यहाँ T होंगे, फिर नीचे की ओर 30 न्यूटन होगा, फिर इधर 20 न्यूटन होगा, ये सब होंगे। अब लिफ्ट से पूछिए कि भैया लिफ्ट क्या तुम्हारे हिसाब से ये रेस्ट में है? नहीं, पुली लगी है तो लिफ्ट में ये ऊपर नीचे करेंगे, तो लिफ्ट के हिसाब से ये सिस्टम रेस्ट में नहीं है। तो रेस्ट में नहीं है तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। लेकिन लिफ्ट के हिसाब से ये मोशन में है तो भी निश्चित रूप से एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर ही जाएगा ना। ये तो नहीं पॉसिबल है कि लिफ्ट के हिसाब से दोनों नीचे एक्सेलरेटेड हो। ये तो बेसिक फंडा है कि अगर मैं लिफ्ट हूं तो एक नीचे जाता दिख रहा है तो एक ऊपर जाता दिख रहा है, ये सच्चाई तो नहीं बदलेगी। इसलिए यहां पर रेस्ट नहीं है, बट AR से ये नीचे जाएगा और ये AR से ऊपर जाएगा। वही AR तो आपको निकालना है। तो आइए अब क्वेश्चन बना दिया जाए। अब तो सिंपल हो गया। तो आप देख लीजिए कि आप इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 30 इक्वल टू 12 प्लस 30 माइनस T इक्वल टू 3AR, और इसको आप लिख देंगे, ऊपर जा रहा है तो T माइनस 8 माइनस 20, T माइनस 8 माइनस 20 इक्वल टू 2AR। जैसे ही इसको काटेंगे तो होगा 12 और 30 42 में से 28 जाएगा, तो ये आपको हो गया 12 जोड़ 30 हो गया 42 में से 8 जाएगा तो बचेगा 34, और उसमें से 20 जाएगा 14 इक्वल टू 5AR। AR का वैल्यू हो गया 14/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये 3 kg वाला एक्चुअली लिफ्ट के हिसाब से 14/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। सो 3 kg का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? लिफ्ट को लगता है कि एक्सेलरेशन 14/5 है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 3, ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द 3 एज सीन बाय द लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द 3 एज सीन बाय द लिफ्ट है 14/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके द्वारा नहीं देखा गया है, याद रखिएगा, आपको कभी भी 14/5 नहीं दिखेगा।
आपको तो आप तो डायरेक्ट लगा देते तो आंसर आ जाता। इसलिए ये एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी एज सीन बाय लिफ्ट इतना आया। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द 3 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट आएगा 14/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वही है। तो अगर कोई पूछे कि एक्सेलरेशन ऑफ द 3 का सचमुच का वैल्यू क्या है, तो AL प्लस 14/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बट एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट है -4। क्यों भैया? अरे आपने नीचे की ओर प्लस लिया है तो ऊपर की ओर निगेटिव लेंगे ना, उन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस 14/5 करेंगे तो आपको नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये रहा नेट एक्सेलरेशन। यही वो एक्सेलरेशन है जो आपको दिखेगा। अगर आप इस सवाल को सोल्व करते अपने फ्रेम से, तो स्यूडो फ्यूडो नहीं लगाते, तब आप इसको जो सोल्व करते तब आप इतना लाते। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे आप लटक जाएंगे बीच में। आप कहेंगे कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसमें क्या करना है, इसको नीचे भेजें कि ऊपर भेजें, पता नहीं चलेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि एक्चुअली ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। लेकिन लिफ्ट चूंकि ऊपर जा रही है, इसलिए लिफ्ट को श्योर मालूम है कि इसमें से एक नीचे जाएगा और एक ऊपर जाएगा। इसलिए लिफ्ट के फ्रेम से इस प्रकार के सवालों को देखना आसान पड़ता है। बस और कुछ बात, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने इस सवाल को लिफ्ट के फ्रेम से देखा। आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इस सवाल को बनाने में ग्राउंड फ्रेम से, क्योंकि भाई ये जो 3 kg है, चूंकि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो 3 भी ऊपर जा रहा है, परंतु इसके बाद 3 और भी कहीं जा रहा होगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए अंदर की चीजों का जो मोशन है उस बड़ी चीज के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर लीजिएगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कंडीशन जो है सही आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझे होंगे। और याद रखिएगा कि ये स्यूडो वाला काम करके जो आप एक्सेलरेशन लाएंगे वो रियल एक्सेलरेशन नहीं होता है। वो एक्सेलरेशन होता है सीन बाय दैट बॉडी। उसमें उस बॉडी का एक्सेलरेशन जोड़िएगा तो आपको नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एनीवे, चलिए हम लोग अब स्यूडो फोर्स पे हम लोग आ गए हैं। तो चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि दुनिया में 2 तरह के ऑब्जर्वर होते हैं। जो ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड होते हैं उनको हम लोग नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कहते हैं। जो एक्सेलरेशन नहीं रखते हैं, जो ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हैं, उन ऑब्जर्वर्स के अंदर में उनको हम इनर्शियल ऑब्जर्वर्स कहते हैं। न्यूटन के जो लॉ हैं वो इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए वैलिड है, लेकिन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं है। तो अगर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए हम न्यूटन के लॉ अप्लाई करें तो उसके लिए हमें न्यूटन के लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। क्या मॉडिफाई करना पड़ता है? जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे एक स्यूडो फोर्स लगा दीजिए। स्यूडो फोर्स का मतलब है m इंटू ए। m क्या है? m उस बॉडी का एक मास है और a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर है। ये फोर्स ma लगा दीजिएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर के उल्टे डायरेक्शन में, और जैसे ही ये काम करेंगे पैच लग जाएगा। बस इसके बाद बाकी के सारे फोर्सेस लगा दीजिएगा और अंत में स्टेप मत भूलिएगा, उस ऑब्जर्वर से पूछिएगा कि तुमको क्या दिखता है, वही वाला एक्सेलरेशन पुट कीजिएगा और सवाल को बना दीजिएगा। तो इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़े और चीजों को सोल्व करने के डायरेक्शन में। आइए 1-2 सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन है, ये एक वेज है, आप देख सकते हैं थीटा, और इस पे एक मास रखा हुआ है। ये कैपिटल मास m है और ये स्मॉल मास m है, ये रखा हुआ है, पूरा फ्रिक्शनलेस है। मैं इसको इधर रस्सी से खींच रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, रस्सी से मैं खींच रहा हूं। टेंशन कितना होगा कि ये इस पे स्लिप ना करे? ध्यान दीजिए, टेंशन कितना होगा दैट दिस स्मॉल मास m डज नॉट स्लिप ऑन वेज? यही क्वेश्चन है। इस चीज को 2 तरीकों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए हम लोग दोनों से सवाल बनाएंगे। सवाल इनफैक्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग इक्वेशन को देखेंगे। ये स्मॉल m हो गया, ये m हो गया, ये t हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम ग्राउंड फ्रेम से बनाते हैं, जो कि आपने पहले से सीखा है।
अगर आप ग्राउंड फ्रेम से इसको देखते हैं तो आप क्या कहेंगे कि भाई स्लिप नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब? स्लिप नहीं करने का क्या मतलब है? ग्राउंड फ्रेम से मैं जा रहा हूं, मेरा चश्मा स्लिप नहीं कर रहा मेरे बॉडी पे, इसका क्या मतलब है? तो भैया इसका ठीक मतलब सीधा है कि आप जितने एक्सेलरेशन से जा रहे हैं आपका चश्मा भी उसी एक्सेलरेशन से जा रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो स्लिप नहीं हो रहा। अगर मैं उधर जा रहा हूं, चश्मा उधर जा रहा है, तो स्लिप करके गिर जाएगा। तो स्लिप नहीं करने का साफ मतलब होता है एक्सेलरेशन सेम होना। इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि भैया ये बताइए कि ये टेंशन कितना होगा कि ये दोनों स्लिप ना करें, इसका मतलब है कि मैं ये पूछ रहा हूं कि दोनों का एक्सेलरेशन ए है, अब बताइए कि टेंशन क्या है। दोनों का एक्सेलरेशन जब यही होगा तो स्लिप क्यों करेगा? नहीं करेगा, ये पूरा रखा हुआ चला जाएगा। अब सवाल को बनाने की बारी आई। अब समझ गए ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम किया हमने ग्राउंड फ्रेम से। अब सवाल क्या है, इसमें साफ दिखता है कि यहां पे नॉर्मल लिखना है, यहां पे भी एक नॉर्मल लिखना है, ये दोनों नॉर्मल। इसके अलावा यहां पे एक बॉडी का मास लिखना है mg, और यहां से एक नीचे से नॉर्मल होगा n डैश, यहां पे एक कैपिटल मास होगा mg, और तो कोई फोर्स मुझे नहीं दिखता। अब हम लोग चीजों को रिजोल्व करेंगे, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल मोशन है और फोर्सेस टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो रिजोल्व जब आप करेंगे तो इस n को रिजोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे होगा n sin थीटा और ये नीचे की ओर होगा n cos थीटा। और जब आप इस n को रिजोल्व करेंगे तो आपको आएगा n cos थीटा और n cos थीटा ऊपर जाएगा और n sin थीटा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे थीटा होगा, ये थीटा होगा, फिर ये थीटा होगा। हाँ ठीक है, आप हल्की ज्योमेट्री से आप इस चीज को पकड़ सकते हैं, ये थीटा होगा फिर। तो अब आप फ्रेम इक्वेशंस को लिखिए। इक्वेशंस को क्या लिखना है, या आप इसको देखिए, t माइनस ये n sin थीटा इक्वल टू कैपिटल MA। आसान है। उसमें लिखेंगे n sin थीटा इक्वल टू स्मॉल ma, यानी t बराबर, ये n sin थीटा को उसमें पुट करेंगे m प्लस ma, ठीक है। इसको पुट करेंगे इधर ma को, तो t बराबर m प्लस ma आएगा। एक तो a झंझट पड़ गया वहां पे। अब जरा a को ठीक करते हैं। अब यहां पे गौर कीजिए, n cos थीटा इक्वल टू mg होगा, ध्यान दीजिएगा, n cos थीटा इक्वल टू mg होगा, क्योंकि ये इधर की ओर कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखता, और n sin थीटा इक्वल टू ma होगा, ये भी तय है। तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, तो यानी a के बदले में g tan थीटा पुट कर दीजिए, t बराबर होगा m प्लस m g tan थीटा। ये आपका टेंशन रहा। इस टेंशन से अगर आप खींचिएगा, m प्लस m g tan थीटा है, फिर से एक बार देख लीजिए, उधर छूट रहा है, मैं देख रहा हूं अपने लैपटॉप में कि वहां tan थीटा जो है मिस हो गया, तो कोई बात नहीं। ये टेंशन अगर होगा तो ये बॉडी इस पे स्लिप नहीं करेगी। स्लिप इसलिए नहीं करेगी क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, g tan थीटा के बराबर होगा। ये देखा आपने ग्राउंड फ्रेम से। यही सवाल बना सकते हैं हम ऐसे। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसके, चूंकि ये इसके ऊपर फिसल रहा है, मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर कोई छोटी चीज किसी बड़ी चीज पे रखी हो, या अगर कोई चीज किसी बड़ी चीज के अंदर हो, तो आप छोटी चीज के मोशन को उस बड़ी चीज के रेस्पेक्ट में देखिएगा। तो आइए सीन बाय वेज कर लेंगे इसको। चलिए बस इतना ही अभी करना है। चलिए फोर्स लगा देते हैं। अब चूंकि ये टेंशन इधर है, तो इस पे तो लगने वाला नेट फोर्स उधर है, तो इधर की ओर मान लीजिए उसका एक्सेलरेशन a है, तो ये जब इसको देखेगा तो इस पे एक स्यूडो फोर्स ma लगेगा कि नहीं, बता दीजिए। ये वाले को सीन बाय वेज करने जा रहे हैं, और ये वाले को आप अपने देखिए। तो जैसे ही इसको आपने देखा तो एक्सेलरेशन a इधर डाला, लेकिन जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो ma नाम का स्यूडो फोर्स भी हमने अभी ही दे दिया। और बाकी के फोर्सेस लिखिए तब। ये रहा आपका n, और ये रहा आपका mg, फिर ये रहा आपका n, ये रहा कैपिटल mg, ये रहा n डैश। बस अब चालू कीजिए। n को आप ब्रेक करेंगे तो जाहिर है भाई कि n sin थीटा आएगा, n cos थीटा आएगा, और आप लिखेंगे इसके लिए t माइनस n sin थीटा
इक्वल टू कैपिटल एम ए। ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, वो तो आपने पहले भी लिखा है। यहां पे गौर कीजिएगा, सीन बाय वेज है ये। वेज से पूछिए कि भाई वेज तुमको ये क्या होता हुआ नजर आता है? आपको मैंने क्या बोला है? स्लिप नहीं करने को। यानी वेज को लगता है कि ये स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब वेज को ये रेस्ट में लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है कि मेरा चश्मा स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि मुझे लगता है कि मेरे चश्मा रेस्ट में है। मुझे लगता है, आपको लगता है कि मेरे और मेरे चश्मे का एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि मैं खुद रेस्ट में हूं इसलिए मेरा चश्मा भी रेस्ट में है। इसलिए याद रखिएगा, वेज के रिस्पेक्ट में इसको रेस्ट देना पड़ेगा। तो रेस्ट देंगे तो आप समझ लीजिए क्या होगा, ऊपर n cos थीटा जाएगा, इधर n sin थीटा जाएगा, और चूंकि रेस्ट में है इसलिए आप लिखेंगे n cos थीटा इक्वल टू mg और n sin थीटा इक्वल टू ma, चूंकि रेस्ट में डालना। अब देखिए, तो ये तीन इक्वेशंस ये वही हैं जो वो हैं, और आंसर वही आएगा। अब आप खुद से ईमानदारी से जज कीजिए कि हमने उसको बनाने में ज्यादा लिखा कि इसको बनाने में ज्यादा लिखा। चूंकि यहां एक्सेलरेशन था इसलिए हमें ए लिखना पड़ा, जबकि ये इसके हिसाब से रेस्ट में था इसलिए हमने सिर्फ इक्वेशन लिखे, बैलेंस कर देने के लिए लिखा, और ये हमने आंसर लाया। इससे वही आंसर आता है जो उससे आता है। याद रखिएगा, स्यूडो फोर्स एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर से चीजों को देखने का एक तरीका मात्र है। उसमें रिजल्ट्स वही आते हैं जो बिना स्यूडो फोर्स यूज किए हुए आते हैं। फिर भी अगर ऐसी कंडीशंस आ जाएं जब एक बड़ी ऑब्जेक्ट के अंदर छोटी चीज मूव कर रही हो या उसके ऊपर मूव कर रही हो, तो फिर मेरी सलाह है कि आप उसको स्यूडो फोर्स से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिए, अब हम लोग एक सवाल और लेंगे। यहां पर एक यहां पे एक M1 ऑब्जेक्ट है, ये M2 है, ये M3 है, ये। अब आप बताइए कि इन बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या है, M1 का खासतौर पे एक्सेलरेशन क्या है। कोई भी बॉडी, कोई भी फोर्स वगैरह मास दे दीजिएगा, मैं जनरल केस बना रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इस सवाल को हम लोग सबसे पहले ग्राउंड फ्रेम से बनाएं। चलिए, तो ग्राउंड फ्रेम से बनाने का मतलब स्यूडो फोर्स नहीं लगाना है। तो आइए देखें कि भाई स्यूडो फोर्स आपने नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे। तो फिर कांस्टेंट इक्वेशंस तो लिखने ही पड़ेंगे आपको। इसमें कांस्टेंट इक्वेशंस तो लिखे बगैर नहीं चलेगा। तो मान लीजिए कि कांस्टेंट इक्वेशंस हमें लिखने पड़ेंगे, तो लिखिए। मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी। अगर M3 A से चल रहा हो, A3 से चल रहा हो, गौर कीजिएगा, अगर M2 जो है A2 से चल रहा हो, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पुली ऐसी है जिसका ये पार्ट A1 से चल रहा हो और ये पार्ट A2 से चल रहा हो, तो ये A1 प्लस A2/2 से चलेगा। मैंने आपको बताया था एक बार। तो मान लीजिए कि ये A3 से चल रहा है तो ये पार्ट भी A3 से चलेगा, ये पार्ट A2 से चल रहा है तो ये पार्ट भी A2 से चलेगा। इसका मतलब जो सेंट्रल पार्ट है वो A2 प्लस A3/2 से नीचे जाएगा। यानी कि ये पार्ट तो सेंटर से ही तो ये कनेक्ट है, तो सेंटर जब A3 प्लस A2/2 से नीचे जाएगा तो ये A3 प्लस A2/2 से ऊपर जाएगा। चीजों को हमने बना दिया। अगर ये A3 से नीचे जाता है, अगर ये A2 से नीचे जाता है, दोनों नीचे ही जावे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर भाई एक आ जाएगा निगेटिव, अगर मान लीजिए मैंने डायरेक्शंस उल्टे एज्यूम किए हैं तो एक उल्टा आ जाएगा। तो अगर ये M3 जो है A3 से नीचे जाता है, अगर M2 A2 से नीचे जाता है तो इसका सेंटर A3 प्लस A2/2 से नीचे जाएगा, और जब ये नीचे जाएगा तो ये A3 प्लस A2/2 से ऊपर जाएगा। कांस्टेंट इक्वेशंस को सोल्व कर दिए। जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट इक्वेशन का मतलब होता है लंबा चौड़ा इक्वेशन लिखना। अगर आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई ये होगा तो आप लिख दीजिए और बाकी के फोर्सेस लगाएं। आ गया M3G T, M2G T, 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 2T, 2T, 2T,
2t m1g, ठीक से देख लीजिए, टी 2t, ये सब भूल मत जाइएगा। और यहां पे क्या होगा 4t, 2t 4t, 2t 4t। अब सवाल को आप बना सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं आप, बना दीजिए। इसके लिए हमने लिखा 2t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू a2 प्लस a3 बाई 2। इसके लिए लिखेंगे m3g माइनस t इक्वल टू m3a3। इसके लिए लिखेंगे m2g माइनस t इक्वल टू m2a2। तीन वेरिएबल है t, a2, a3, तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स। सवाल बनाइए, बन जाएगा। तो इस तरह सवाल को बना सकते हैं। ऐसे सवाल एच.सी. वर्मा की किताब में है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो बाजार में बिक रही है और जिसमें इस प्रॉब्लम को नहीं दिया हुआ है। ये बताना ही बताना है और हर समझदार शिक्षक, हर समझदार टीचर वो स्टूडेंट्स को बताएगा ही, क्योंकि कंसेप्ट मजबूत होते हैं। अब इस सवाल को हम बना देते हैं स्यूडो फोर्स के यूज से। चलिए आगे बढ़े, इसको जरा सा मिटा दें, इसको आपने लिख लिया रिजल्ट को। इस सवाल को अगर हम देखें, एनालाइज करें थोड़ा सा, तो ये भाई साफ साफ स्यूडो फोर्सेस का केस दिखता है। कहेंगे यहां पे आपका ये पुली है, ये m1 है, यहां पर पुली है, यहां पे सटा दीजिए, m2 है, m3 है। गड़बड़ क्या है इसमें, कौन सी चीज किस पे लटकी है, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये जो m1 है वो मान लीजिए a से ऊपर जा रहा है, मान लीजिए, तो ये पुली a से नीचे आएगी। अब इस पुली पे जो खुद नीचे आ रही है उस पे ये दोनों अलग से लटके हुए हैं। कंडीशन, अगर कोई चीज खुद एक्सेलरेटेड है सॉरी, अगर कोई चीज खुद एक्सेलरेटेड है और उस पे कुछ और लटका है और वो अलग से एक्सेलरेटेड है, तो इसका मोशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए इन दोनों के मोशन को क्यों ना इसी के फ्रेम से ऑब्जर्व कर लिया जाए। कम से कम इसके फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला नहीं दिखेगा ना। तो हमने तय किया कि इन दोनों के मोशन को हम सीन बाई पुली कर लेंगे। मैंने आपको बताया था, अगर कोई छोटी चीज किसी बड़ी चीज में लटकी हो, छोटी चीज किसी बड़ी चीज पे हो, छोटी चीज किसी बड़ी बॉडी के अंदर हो, तो उस छोटी चीज के मोशन को बड़ी चीज के फ्रेम से ऑब्जर्व कर लीजिए, सस्ता पड़ेगा। तो इन दोनों को हम इससे ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। तो फटाक से आपने इस पे क्या लगाना है, स्यूडो फोर्स। ये कौन से फोर्स है भाई, स्यूडो फोर्स। ये फोर्स सिर्फ इसको दिखते हैं, आपको नहीं। अब स्यूडो फोर्स लग गया, कैसे लगाया स्यूडो फोर्स, ये एक्सेलरेशन नीचे था, इस पे भी ऊपर की ओर लगाया, इस पे भी ऊपर की ओर लगाया, इस पे m3a लगाया, इस पे m2a लगाया। और बाकी के फोर्स अब लिखिए, m3g, m2g, t, 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 2t, 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 m1g, 4t, 4t। इसके बाद अगला सवाल, इससे पूछिए कि भैया क्या ये दोनों रेस्ट में है, तो ये कहेगा नहीं, रेस्ट में क्यों है, एक का मास कम है, एक का ज्यादा है, तो निश्चित रूप से एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा। ये कहेगा, ये रेस्ट में कैसे कहेगा, ये लटके हुए थोड़ी है, वो तो फिसल रहे हैं ना। इसलिए ये कहेगा कि अगर ये a1 से नीचे जा रहा है तो ये a3 से, मान लीजिए इसको नीचे भेजते हैं a3 से, तो इसको मान लीजिए a2 से ऊपर भेजना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें चूंकि आप दोनों का एक्सेलरेशन आपको सेम मानना है, इसलिए आप AR मान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो ये लिफ्ट कहती है, ये गोला जो पुली है कहती है कि ये जो दोनों हैं इसमें से एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा, तय है। तो एक AR से नीचे जाएगा, एक AR से ऊपर जाएगा, बस हो गया। अब सवाल को बना दीजिए। सवाल को बनाएंगे तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2t माइनस m1g इक्वल टू m1a, पहला इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे m3g माइनस t माइनस m3a इक्वल टू m3ar। यहाँ लिखेंगे m2a
प्लस टी माइनस m2g इक्वल टू m2ar। कितने वेरिएबल हैं? t a ar, t a ar, तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन। a निकाल लीजिए, उससे a निकालिए, इससे a निकालिए, करके देखिए सेम आएगा। तो हम लोगों ने आज, अब बहुत ज्यादा एग्जांपल्स भी, धीरे धीरे वीडियो का साइज बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो सबसे अच्छे सवाल हो सकते हैं, जो सबसे कंसेप्चुअल जो तरीके हो सकते हैं जिनसे स्यूडो फोर्स विजुअलाइज होगा, हम लोगों ने उनको डिस्कस किया। छोटे से छोटे लेके हमने लंबे से लंबे क्वेश्चंस को देखा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपकी किताब में। एच सी वर्मा में भी सवाल हैं। एक वेज है, उसके ऊपर एक बॉडी है, वो स्लिप कर रही है। तो क्वेश्चन है कि भाई अगर ये सचमुच स्लिप कर जाएगी तो कितना एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का। तो ध्यान दीजिएगा कि उस ऊपर वाली बॉडी को वेज के रिस्पेक्ट में ही एनालाइज करना ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए उसको भी देख ही लेते हैं। जस्ट एक इंट्रोडक्शन उसका रहेगा, बहुत ज़्यादा उसको डिटेल नहीं करूँगा मैं, ताकि जब आप बनाएं चीज़ों को तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में रहे। क्वेश्चन है, ये एक ब्लॉक एम है, ब्लॉक मास एम है, यहाँ पे एक छोटा सा मास एम है। क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको छोड़ दूं, सारा कुछ फ्रिक्शन लेस है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इसका एक्सेलरेशन इधर कितना होगा, उसका उधर कितना होगा, पता नहीं मुझे कितना हो, क्या मालूम। तो अब ध्यान दीजिए कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो इधर आएगा और ये नीचे जाएगा, लेकिन ये चूंकि इधर आ रहा है तो इसके अंदर दो दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो इसका एक्सेलरेशन, एक उसका एक्सेलरेशन, तो मतलब कुल मिला के घचपच है। इसलिए हम लोग इसके मोशन को ठीक रखेंगे, इसके मोशन को हम ए मान लेंगे, परंतु इसके मोशन को सिन फ्रॉम वेज कर देंगे। सिन फ्रॉम वेज, वेज को जैसे ही आप यहां पे यूज करेंगे, आप फटाक से इसके ऊपर एक फोर्स लगा देंगे, कितना? एम है, स्यूडो लगा देंगे। अब आप आगे बढ़िए। तो यहां पे आपने जब फोर्स लगाया तो इस पे एक नॉर्मल लगेगा, ध्यान दीजिए, यही नॉर्मल इस पे भी लगेगा। इसके अलावा ये कैपिटल एम जी लगेगा, इधर से एन डैश लगेगा, वो आप पहले से जानते हैं कि आपको ब्रेक करना है। एन साइन थीटा लगेगा, एन कॉस थीटा हो जाएगा, ये एज यूजुअल आप जानते हैं इसको। और यहां पर एक एम जी लगेगा, आपने लगा दिया। अब इसका एक्सेलरेशन, इससे पूछिए, इससे कि वो तुमको क्या करता हुआ दिखता है, तो ये बताएगा ये रेस्ट में नहीं है, कहां कुछ रोका हुआ तो नहीं है इसको, ये तो जाएगा, इसलिए ये रेस्ट में नहीं देखेगा, इसको ये इधर आता हुआ देखेगा। कितने के एक्सेलरेशन से? ए आर से। ये ए आर सिन फ्रॉम वेज है, इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन वो नहीं है, वो सिन बाई वेज है। इसलिए मैंने ये लिखने को बोला था, ताकि आप लिख लेंगे तो कंसेप्ट आपके ठीक रहेंगे। और अब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे एन साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल एम ए, पहला इक्वेशन। यहां पे क्या करेंगे आप? देखिए चीजें जो है इधर की ओर शिफ्ट हो रही हैं, तो आप ऐसा करें, इस mg और ma को वो कर दें। तो अगर आप सॉरी, यहां देखिए, यहां जो स्यूडो फोर्स है ये उल्टा लग गया है मेरे से गलती से, सॉरी। mg ma इधर लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो स्यूडो फोर्स उधर जाएगा। अब आप चीजों को तोड़िए, ठीक से देखिए। आप जानते हैं कि ये थीटा होता है ना, तो mg cos थीटा, सॉरी साइन थीटा इधर होगा, है ना, फिर mg cos थीटा इधर होगा, और ma का देखिए ये थीटा है तो ये थीटा नहीं है, तो फिर ये थीटा है, इसलिए ma cos थीटा इधर होगा और ma sin थीटा इधर होगा। तो पहला इक्वेशन यहां रहा, तो जब इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो लिखेंगे n प्लस ma sin थीटा इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। कितना? ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा इक्वल टू mar। इसमें देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, एक आपका n वेरिएबल है, एक a वेरिएबल है और एक ar वेरिएबल है। तीन ही वेरिएबल आपके पास है, तीन इक्वेशन दे रखे हैं, आप आराम से a निकाल सकते हैं, ar निकाल सकते हैं और n निकाल सकते हैं। बी केयरफुल, a will be the real acceleration of this, but ar will not be the real acceleration on this.
ये उसका रियल एक्सेलरेशन नहीं है। ए आर विल बी द एक्सेलरेशन एज सीन बाय दिस। इसीलिए अगर कोई बाद में पूछे, जैसे कि मैंने कई बार देखा है, और जो रियल अच्छे सवाल होते हैं उसमें इसका रियल एक्सेलरेशन पूछ देगा, आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो रियल एक्सेलरेशन होगा इसका ए, इसको भी जोड़िए और ए आर को भी जोड़िए, इन दोनों का वेक्टर सम, ये एंगल वेंगल देके आप जोड़िएगा, तब आपको इसका रियल एक्सेलरेशन आएगा। दैट विल बी द बेस्ट क्वेश्चन। बट आपकी किताबों में चूंकि देखिए चीजें ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, समय भी देना है लोगों को बनाने के लिए, इसलिए अक्सर यहां पे एक्सेलरेशन पूछ के वो छोड़ देते हैं। ए आर भी आप निकाल सकते हैं, बट इसका नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो इस ए आर में इसको जोड़िएगा। बस पे मैं बैठा हूं, बस जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मैं बस के ऊपर अलग से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड हूं, तो मेरा नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ, बस वाले को भी जोड़ेंगे ना मेरे में। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस क्लास के अंदर में आपने थोड़ा बहुत समझा होगा कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। ध्यान दीजिए, अगर आप पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं तो कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। इस बार फिर से वीडियो को देखें, एक बार किताब को देख लें। मैंने कोशिश की अपनी कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। स्यूडो फोर्सेस अक्सर बच्चे नहीं समझते हैं, इसलिए अगर आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन थोड़ा सा लग रहा है तो आप अपने को नॉर्मल समझें, इसमें थोड़ा भी चिंता ना करें, फ्रस्ट्रेट ना हो। फिर से देखेंगे तो स्यूडो फोर्स समझ में आएगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने न्यूटन्स लॉ के इस क्लास को ख़त्म करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि न्यूटन्स लॉ में कोई टॉपिक बचा है। जो नीट प्रैक्टिस सीरीज वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर समय की कमी की वजह से मैं कुछ सवाल नहीं बना पा रहा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी अब बनाने की कोशिश करूँ। तो आप हमारे इस क्लासेस को देखते रहें, सीखते रहें, सवालों को बनाते रहें। थैंक यू।